हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशंस और उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। इस लेक्चर में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस की कुछ ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, जिनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ, तो इस पर्टिकुलर केस में केमिकल रिएक्शन हुआ है, इस पर्टिकुलर केस में केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे कि वो कौन से ऑब्जर्वेशंस होंगे जिनको देख के हम ये कह सकते हैं, जिनको ऑब्जर्व करके हमें पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो चीज़ मिलेंगे, हेडिंग डालेंगे ऑब्जर्वेशंस बाय विच we can say that chemical reaction has taken place। तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है जिनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, यदि स्टेट में बदलाव आ जाए, चेंज ऑफ स्टेट, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाएंगे, ये क्या है कि गैसेस फॉर्म है, ये भी क्या है गैसेस फॉर्म है, लेकिन दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं जो कि लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड। कैसा होता है? लिक्विड। और जो रिएक्टेंट साइड है वो क्या है? गैसेस फॉर्म में दोनों। और जो प्रोडक्ट साइड है वो क्या मिला मुझे? लिक्विड फॉर्म में। तो स्टेट चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ स्टेट ये इंप्लाइज कर सकता है कि हाँ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा क्या? चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आप रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में देखते होंगे, जहाँ पे कुछ चीज़ें रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम कुकिंग करते हैं तो जब सब्जी बनाते हैं तो उसका कलर शुरुआत में कुछ और होता है, लेकिन बनने के बाद कुछ और हो जाता है। तो उसमें केमिकल चेंज होता है और उसमें चेंजिंग कलर होता है। तीसरा क्या है? तीसरा इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। केमिकल रिएक्शन काफ़ी ऐसे देखने को मिले जहाँ पे हीट एनर्जी या तो रिलीज होती है, या उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तो वो जो सब्सटेंस होंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, तब जाके रिएक्शन होगा। अब चौथा क्या है? चेंज इन स्मेल और टेस्ट। केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है कि स्मेल या टेस्ट में चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि दूध से दही का बनना, तो दही खट्टा होता है टेस्ट में, बट दूध नहीं होता, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई उसकी वजह से टेस्ट में चेंज आ गया और स्मेल में भी चेंज आ सकता है। जैसे कई बार देखा होगा आपने, सब्जी गर्मियों में पड़े पड़े खराब हो जाती है तो उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि सब्जी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इसलिए चेंज इन स्मेल और टेस्ट भी इम्प्लाइज कर सकता है कि हाँ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसको उतार लेंगे, इसको नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो मैं मिटा देता हूँ इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला सवाल,
कि हमें केमिकल इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो देखिए आपको अगर मैं एक रिएक्शन लिख के बताऊं, जैसे वहन मैग्नीशियम given is burned in presence of oxygen, then magnesium oxide is formed। यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखा जब मैग्नीशियम लेवल बर्न होते थे। तो देखिए यहाँ पे उस एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितना बड़ा चौड़ा लिखना पड़ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम केमिकल रिएक्शंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और कम समय में भी ज़्यादा जानकारी मिले। जैसे इसी रिएक्शन को अगर मैं वर्ड में लिखूँ, वर्ड इक्वेशन में, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम लेवल जब बर्न करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो वर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन इससे तो कॉम्पैक्ट है, बट इससे जो अच्छी चीज़ें और हम इक्वेशन में डाल सकते हैं जिससे और ज़्यादा नॉलेज मिले। फॉर एग्जांपल अगर हम इनके केमिकल सिंबल्स का यूज़ करेंगे, जैसे मैग्नीशियम के केमिकल सिंबल Mg का यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन का O2 यूज़ कर सकते हैं, गैसेस फॉर्म में यूज़ होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं, मैं 2 लगाती हैं 2 लगाती हैं। तो देखिए अब ये और कॉम्पैक्ट हो चुकी है और हमें वही जानकारी मिले जो पहले इस वर्डिंग वाले इस सेंटेंस में मिल रहा था। अब देखिए अगर मैं इधर ब्रैकेट में इनकी स्टेट भी लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, MgO क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। तो हमें एक और जानकारी मिल रही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट क्या है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और राइट साइड में जो भी सब्सटेंस फॉर्म, तो देखिए केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस हमारे इक्वेशंस की लेफ्ट साइड में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तब डेफिनेशन लिखवाता हूँ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की, तो इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए निकाल लेता हूँ। अब देखिए हेडिंग डालें, रिएक्टेंट्स क्या होता है, because substances which combine or react together to form new substance are called reactants। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है, वैसे सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन होकर आपस में रिएक्ट होकर नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो जो कंबाइन हो रहे हैं ना सब्सटेंस, उनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जैसे मैंने
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है क्या है, ये एक है। अब अगला है निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस which they get when reactants react or combine together। तो प्रोडक्ट क्या होता है? जो नया सब्सटेंस बनता है कब? जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंबाइन करते हैं। तो नए सब्सटेंस जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इस केस में जैसे एमजीओ क्या है, यह है प्रोडक्ट। इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हटा रखना उसको। अब देखिए, जैसे मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। अब ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन अपने आप में ठीक तो है, बट एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन का एक ही एटम है। और रिएक्शन में ऐसा हो नहीं सकता कि एटम की संख्या घट जाए या बढ़ सकती है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? वो आगे बताऊंगा। तो ऐसे इक्वेशन जो बैलेंस ना हो, जिसको बोलेंगे अनबैलेंस, तो उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो हेडिंग डालेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is called skeletal chemical equation। या हम ये भी कह सकते हैं कि the chemical equation in which the total number of atoms of each element is not equal to the total number of, यहाँ पे नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में एनो लिखा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं ऐसा केमिकल इक्वेशन जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन reactant site is not equal to total number of atoms of each element on product। For example, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे एक ही है, तो ऑक्सीजन के एटम बराबर नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती क्यों है? ऐसा जरूरी क्यों है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें? ऐसा इसलिए
इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में एक लॉ हमें फॉलो करना होता है, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपने दूध से दही बनाया और आपके पास दूध की क्वांटिटी 1 kg है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूध जब दही में कन्वर्ट हो तो 2 kg हो जाए या फिर ½ kg हो जाए। तो ना ही क्वांटिटी बढ़ सकती है ना ही घट सकती है। जितना आपने दूध लिया होगा उतना ही दही मिलेगा मुझे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है कि मास इन या फिर आप ऐसे लिखो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed. The total mass of a system remain conserved. इसका मतलब ये है कि ना ही आप मास को बढ़ा सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम का जो भी मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे उसमें कितनी भी केमिकल रिएक्शन हो जाए। और ये जो हमें फॉलो करना होता है, इसी वजह से हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेता हूँ। अब हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? तो इसमें मेरी आपके 4 प्रकार के दिए गए हैं, प्लस 2 एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो मेन तो 4 है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, and third one is displacement reaction, and fourth one is double displacement reaction. Double displacement reaction. ये मेन 4 टाइप के रिएक्शन से जो हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और क्या होते हैं सारे डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ें। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।